तो इंटरव्यू के लिए वहां से ठीक है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक चीज थी, जिसमें हमने ये डिस्कस किया डेटर क्रेडिटर और जो इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स वाला आपने पूछा था। अभी कोई डाउट तो नहीं है ना कि डेटर कौन है क्रेडिटर कौन है इसमें? ठीक है। अब देखो, एसेट्स जो होती है उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, क्लियर। लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगी डेबिट क्रेडिट क्या है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। अब देखो क्या मतलब है इसका, कि कभी भी जब आप कोई भी रिपोर्ट देखो, अगर क्रेडिट साइड आपको दिख रहा है तो क्रेडिट साइड दो ही चीज दिखेगी, या तो इनकम होगी आपकी या तो लाइबिलिटीज होगी आपकी। ठीक, ये दो ही चीजें होंगी, या तो लाइबिलिटीज होगी या इनकम होगी। इन्हीं दोनों का बैलेंस जो होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड आता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर बात करूं एसेट्स का और एक्सपेंस का, इनका बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एसेट्स का बैलेंस डेबिट साइड आता है और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट साइड आता है। ठीक है, इसको हम लोग और ब्रीफ में देखेंगे, बट अभी देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीजें हो गई है हमारी, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया एसेट्स क्या होती है। हमें कैपिटल का ऑलरेडी पता है, कैपिटल ओनर ने इन्वेस्ट किया। अब जो पैसे इन्वेस्ट करेगा ओनर, उससे कुछ ना कुछ आप खरीदोगे, कुछ एसेट खरीदोगे, कुछ स्टॉक खरीदोगे। तो जो भी चीजें आप खरीदते हो वो सारी आपकी एसेट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो बेनिफिट देगी आपको। जैसे आपने फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, काउंटर टेबल खरीद लिया, स्टॉक खरीद लिया, जो कैश इवन है आपके पास वो भी आपकी एसेट है। तो ये सारी चीजें एसेट है। हमने पढ़ा करंट और नॉन करंट होती है या फिक्स्ड होती है। करंट जिसको जो 1 साल तक ही लिए आपके पास रहती है, मतलब 1 साल मतलब ज्यादा आप उसे यूज नहीं कर सकते। एसेट का सिंपल मतलब है ऐसी चीजें जो आपके यूज में आती हैं। ठीक, तो 1 साल से ज्यादा जिनको यूज नहीं कर सकते हो करंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हो वो नॉन करंट या फिक्स्ड। टेंजिबल इंटेंजिबल होती है, कुछ ऐसी एसेट होती है जो लॉन्ग टाइम तक मैं यूज करूंगी और वो मुझे दिखेगी, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग। कुछ ऐसी एसेट है जो मार्केट में रहते रहते ऑटो जनरेट हो गई है, ठीक है, या फिर कई बार आप परचेज भी करते हो। अब जैसे मान लो मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मार्केट में रहते रहते मैंने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया और मार्केट में रहते रहते मेरी गुडविल बन गई या मेरा ब्रांड का नेम हो गया, तो वो मैंने एसेट अर्न की है, गुडविल अर्न की है। ठीक, तो और अगर आप कहीं से खरीद के लाओगे तो परचेज होती है। ठीक, तो ये आपका इंटेंजिबल एसेट्स हमने देखा था। इसके अलावा लाइबिलिटी देखा हमने, करंट और नॉन करंट होती है। 1 साल के अंदर जिसे पे करते हो वो आपकी करंट, जिसको पे करने के लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम मिले वो नॉन करंट। क्लियर। अब हम आते हैं एक्सपेंसेस पर। ठीक, एक्सपेंसेस हम लोग क्लियर करते हैं आज, एक्सपेंसेस और इनकम वाला पार्ट। आशीष, जो आप ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये मुझे लग रहा है कि अभी हम लोग एक्सपेंस वाला पार्ट करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैम, डायरेक्ट एक्सपेंस क्रेडिट है या डेबिट है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक, देखो मैंने आपको यहाँ पर एक्सपेंसेस बताया, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अब एक्सपेंसेस डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डेबिट ही होगा। एसेट करंट हो, नॉन करंट हो, इंटेंजिबल हो, टेंजिबल हो, डेबिट ही होगी। लाइबिलिटीज करंट हो, नॉन करंट हो, क्रेडिट होगी। इनकम डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, क्रेडिट होगी। ठीक है, तो ये दोनों आपका है, मतलब ऐसे नहीं कि अगर इसका टाइप होगा तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सपेंस की बात करते हैं। अच्छा, एक्सपेंस का भी मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या होता है एक्सपेंस का मतलब। कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज एक्सपेंस, क्या होता है एक्सपेंस? हाँ, खर्चे होते हैं, बिजनेस के जो भी खर्चे हैं। ठीक है, किस लिए करना पड़ता है, जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करते हो तो उसको स्मूथली अगर आपको रन करना है तो कुछ ना कुछ खर्चे उसमें आपको करने पड़ते हैं फॉर स्मूथली रनिंग योर बिजनेस।
हाँ, रेंट, सैलरी पेमेंट, ऐसे आपको बिजनेस में खर्चे करने पड़ते हैं। क्लियर? बिना इसके आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे। जैसे रेंट नहीं दोगे तो क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा आपके काम में। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दोगे तो भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो मतलब आपके, अगर आपको बिजनेस को स्मूथली रन करना है तो एक्सपेंसेस जो है करते रहने होते हैं, यानी करने पड़ते हैं आपको आपके बिजनेस में। ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? ठीक है, जैसे हमने एसेट्स का टाइप पढ़ा, करंट और फिक्स्ड, लाइबिलिटीज का टाइप पढ़ा, करंट और नॉन करंट, ऐसी एक्सपेंस भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर आप लोग ये समझ लोगे तो आप जब भी, क्योंकि होता क्या है ना, आप जब सॉफ्टवेयर में जाओगे ना, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज तो बहुत इजी है, हाँ 1 साल से ज्यादा है तो ऐसा, 1 साल से कम है तो वो हमने समझ लिया। लेकिन एक्सपेंसेस में हमेशा डाउट रहता है कि अच्छा कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट होंगे, कौन से इनडायरेक्ट होंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लेना एक बार। अब डायरेक्ट खर्चे, ये इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो 1 साल के अंदर अंदर खर्चे हो वो डायरेक्ट और 1 साल के ज्यादा हो तो वो इनडायरेक्ट, नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके आइटम, जैसे जब हम लोग आइटम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला जितना भी एक्सपेंस होता है, मतलब ऐसा एक्सपेंस जो मेरे आइटम की कॉस्ट को इफेक्ट करे, वो सारे डायरेक्ट माने जाते हैं। और आइटम की कॉस्टिंग के बाद के जितने, यानी कि जो उस आइटम को सेलिंग में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी खर्चा आता है, या ऑफिस में जितने भी खर्चे होते हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, फैक्ट्री वाले सारे एक्सपेंस डायरेक्ट, और ऑफिस वाले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग वाले सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट। क्योंकि देखो, आइटम जो होता है 3 फेज में बनता है। पहले मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो भी आप खर्चे करोगे, जो भी आप एक्सपेंसेस करोगे, वो सारे क्या माने जाते हैं, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे क्या क्या एक्सपेंस होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, ठीक है, जो लेबर है उनका वेजेस देना, ठीक है, जो वेजेस वाले एक्सपेंस हो गए, ठीक। इसके अलावा मान लो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एक्सपेंस करना, फ्रेट वगैरह आइटम पे लगाना, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। फ्रेट, लेबर चार्जेस, ठीक है, इसके अलावा वेजेस, इसके अलावा आपका कॉस्ट, आइटम की जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगी है या आइटम की कॉस्ट लगी है, वो सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जैसे अभी एग्जांपल बताया था, जैसे रेंट, सैलरी, ये सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये भी एक्सपेंस है, लेकिन ये आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को इफेक्ट नहीं करता है। तो ऐसे खर्चे जो आइटम की कॉस्टिंग को इफेक्ट ना करें वो इनडायरेक्ट, जो उसकी कॉस्टिंग को इफेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट। अब कॉस्टिंग का देखो मतलब क्या होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस ये रहा, जैसे परचेज प्राइस ऑफ गुड, जैसे आपने 100 रुपए का आइटम कोई खरीदा है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैंने बता दिया कि मैं, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। मैंने बता दिया कि मैं क्या कर रही हूँ, मोबाइल की मैं लेट्स सपोज ट्रेडिंग वगैरह कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मोबाइल खरीदा है, मतलब जो उसका परचेज रेट है, ठीक, परचेज रेट जो है उस मोबाइल का, लेट सपोज मैंने 1000 रुपए में वो आइटम खरीदा है या वो मोबाइल खरीदा है, ठीक। तो ये हो गया परचेज रेट उसका। क्लियर? अब अगर आप अपना प्रॉफिट जब ऐड ऑन करोगे, ठीक है, तो आप अपना क्या बताओगे कि 1000 रुपए में अगर आपने 900 रुपए का आइटम सेल कर दिया, मान लो ये मोबाइल आपने 900 रुपए का सेल कर दिया, तो आप क्या बोलोगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? बताओ। कोई भी आइटम 1000 रुपए का खरीदा, 900 रुपए का अगर आप सेल करोगे, ठीक है, तो अब आप बताओ ये आपका प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है, ठीक है। अब ये लॉस क्यों है, क्योंकि वो आइटम खरीदा ही मैंने 1000 रुपए का है। ऑब्वियस सी बात है, उस आइटम की जो कॉस्ट आई है वही मेरी 1000 रुपए की आई है, तो मैं 900 में कैसे सेल कर सकती हूँ आइटम, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे ये कॉस्टिंग, मतलब जो भी आप आइटम को खरीदने के टाइम पे जो भी खर्चा करोगे, वो सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक। तो
मैं क्या बताऊंगी कि इतने की तो मेरी कॉस्ट ही है, यानी कि जो इसको हिंदी में बोलते हैं लागत, यानी कि आपने वो जो आइटम खरीदा है उसको खरीदने की जो लागत है, यानी जो कॉस्टिंग आई है वही आपकी 1000 रुपए की आई है। तो आप अगर उसको 900 में सेल करोगे तो जितने का खरीदा है उतना भी आप नहीं कमा रहे हो। अगर 1000 का 1000 में सेल करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। लेकिन अगर 900 में करोगे तो लॉस होगा आपको, ठीक। तो अल्टीमेटली ऐसी जैसे परचेज रेट ऑफ आइटम, ये आपकी कॉस्टिंग, मतलब इतना तो आपने अपनी पॉकेट से खर्च कर दिया। तो वो जो भी ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके आइटम की कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अच्छा, एक और चीज हम लोग इसमें देख लेते हैं। मान लो आपने मोबाइल खरीदा 1000 रुपए का, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने मोबाइल ने, एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक एसी खरीदा है, ठीक। एसी खरीदा मैंने 25,000 रुपए का। अब क्या हुआ, अब आइटम की जो मेरी कॉस्टिंग कितनी आई यहाँ पर, मतलब आइटम की जो कॉस्ट आई, जो उसका एक्चुअल में लागत आई, वो आई 25,000 की। अब अगर मान लो मैंने इसी आइटम को अपने लाइक जहां से परचेज किया था वहां से अपनी लोकेशन पे लाने के लिए मैंने 100 रुपए और पे किए, या फिर मान लो 500 रुपीज और पे किए, जिसको आप लोग बोल सकते हो फ्रेट, ठीक। इसको मैंने आइटम को खरीदा 25,000 में, लेकिन अपनी लोकेशन तक लाने के लिए मैंने क्या किया, 500 रुपीज और पे किया। तो अब आप जो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना, वो अब आप खुद बताओ, 25,000 पे कैलकुलेट होगा आपका प्रॉफिट, या फिर ये 25,500 पे कैलकुलेट होगा। मतलब आपका जो आइटम होगा अल्टीमेटली उसकी कॉस्टिंग हमेशा बढ़ जाती है, हाँ 25,500, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि अगर आप अपने आइटम को परचेज करते हो और उस पर कोई भी अगर एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, जैसे फ्रेट में पे कर दिया पैसा, ठीक है। मतलब फ्रेट का क्या मतलब होता है, जो भी आपने किराया दिया उस स्पेसिफिक लोकेशन से अपनी लोकेशन पे लाने के लिए, वो फ्रेट, वो आइटम की ही कॉस्टिंग में क्या करोगे आप, ऐड ऑन कर देते हो। तो ये आपका क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों, क्योंकि मेरी आइटम में ही ऐड ऑन हो गया ये, ठीक। अब किसी को अगर मैं बताऊंगी ना, कोई मुझसे पूछेगा अच्छा एसी कितने में खरीदा, तो आप 25,000 में नहीं बताओगे, आप अल्टीमेटली बोलते ही ऐसे हो कि 25,500 में खरीदा। मतलब आप कहीं पर भी जाते हो, अगर आपने कोई आइटम लिया, मान लो 1000 रुपए का आइटम लिया, आप बोलते हो अच्छे से पैक कर देना, वो बोलते हैं 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा या 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। तो आप क्या करते हो, आपने आइटम का रेट भले ही 1000 रुपए, लेकिन अगर आप पैकिंग के लिए भी पैसे दे रहे हो तो आप क्या बोलते हो, 1200 रुपए का खरीदा है टोटल आइटम, पैकिंग वैकिंग मिला के। तो ऐसे सारे खर्चे जो आप अपने आइटम की कॉस्टिंग में ऐड कर लेते हो, वो सारे डायरेक्ट होते हैं। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आइटम में ऐड ऑन हो रहा है। जैसे पैकिंग का खर्चा आपने फ्रेट पे किया, ठीक है। इसके अलावा मान लो आपका वेजेस, सॉरी, हाँ वेजेस भी चलता है आपका फैक्ट्रीज वगैरह में, ठीक है। ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कोई आइटम जो है वो बन के तैयार हो रहा है 1000 रुपए में, ठीक है, और उस पे पर जो लेबर है उसका वेजेस भी आपको 100 रुपए या 200 रुपए देना है, तो आप अल्टीमेटली बता दोगे कि आइटम 1200 रुपए का है। आइटम का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 1000 रुपए में हुई है, लेकिन लेबर चार्जेस उस पे अलग से लगे हैं। तो ऐसे सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपकी आइटम की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। मतलब जहां पर मुझे वो आइटम 25,000 का मिलना था, फ्रेट देने के बाद मुझे 25,500 का पड़ा है वो आइटम, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड ऑन हो जाएंगे, जैसे फ्रेट, पैकिंग चार्जेस, ठीक है, डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। अब जैसे आप कुछ भी अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, ठीक, अगर आप ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हो तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर आपका क्या होता है, आइटम जो है उसकी वैल्यू आई है, मान लो वो आइटम जो है आपको दिखा रहा था 500 रुपए का, ठीक है। जैसे ही आप उसे क्या करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, तो नीचे शिपिंग चार्जेस आ जाते हैं, 50 रुपीज 100 रुपीज आपके क्या होते हैं, शिपिंग चार्जेस एड ऑन हो जाते हैं। समझ आ रहा है। तो अल्टीमेटली आप ये नहीं कहोगे कि हाँ आइटम तो 500 का ही है, मतलब लेकिन शिपिंग चार्जेस मैंने उस पे दिए हैं, तो आपने उस शिपिंग चार्जेस किसके लिए, उस आइटम के लिए ही खर्चा किया है। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ आइटम जो है वो मेरा 550 का टोटल पड़ा है। क्यों, क्योंकि मैंने शिपिंग चार्जेस भी आपका आइटम की कॉस्ट में ऐड ऑन होता है।
तो परचेज रेट, जो भी आपका कॉस्टिंग है, परचेज रेट, फ्रेट, वेजेस, इंश्योरेंस वगैरह अगर आपने करवा लिया अपने आइटम का, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, ये पहले चलता था कस्टम ड्यूटी, ठीक है, टैक्स है ये, फैक्ट्री एक्सपेंस, ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फैक्ट्री के जितने एक्सपेंस हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ठीक है। फैक्ट्री में टोटल सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंस ही होते हैं। और इसके अलावा अगर मेरा ट्रेडिंग का काम है, अगर मेरा ट्रेडिंग का काम है तो मेरे लिए क्या क्या होगा, क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, जो मेरा परचेज प्राइस है वो, मेरे लिए फ्रेट हो सकता है, शिपिंग चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर हम लोग बात करें, मैंने आपको एक और, हाँ, पैकिंग, ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये आपका कहीं और से नहीं, मतलब किसी और चीज से रिलेशन नहीं है, आपके आइटम की कॉस्टिंग को बढ़ा रहे हैं ये। समझ आया डायरेक्ट का क्या मतलब है? जो आपके आइटम की कॉस्टिंग को बढ़ा दे। सिंपल, जैसे आइटम मैंने खरीदा है 10 रुपए का, मैंने बोला कि अच्छा इसको पैकिंग के साथ लोगे तो आपको मैं 15 का दूंगी, विदाउट पैकिंग लोगे तो 10 रुपए का ले लो, तो ऑब्वियस सी बात है वो 15 रुपए अगर आप दोगे तो आइटम के ऊपर ही तो दिया आपने, तो वो आपके डायरेक्ट होते हैं, जो आपकी आइटम की कॉस्टिंग में ऐड ऑन हो जाते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का क्या मतलब है? जैसे कि लेट्स सपोज मैंने बताया, किसी ने क्या किया, मुझसे बोला कि ये वाला आइटम जो है वो मेरी लोकेशन पे डिलीवर करा देना, तो आप क्या कराते हो ना, कई बार इंश्योरेंस करा लेते हो, मतलब छोटे मोटे आइटम्स का नहीं, लेकिन अगर हम बात करें जैसे जब शिप से आइटम जाते हैं, ठीक है, या ट्रक से जब बहुत सारा आइटम जाता है तो उसका इंश्योरेंस होता है, ताकि अगर मान लो चोरी हो गया या कुछ हो गया तो उसका आप क्लेम कर सको। तो अगर आप इंश्योरेंस कराओगे तो उसका एक्सपेंस का ही तो पार्ट मानोगे उसका, कि आइटम 10 रुपए का था, इंश्योरेंस कराया उसका तो अब वो 15 रुपए का हो गया। तो इस तरीके से जो भी आप एक्सपेंस वगैरह करते हो वो सारा डायरेक्ट होता है, मतलब ऐसे आइटम, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने अपने आइटम पे किए हैं और आइटम की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं। अच्छा, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हमने टर्म पढ़ी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कभी भी हम लोग एक्सपेंस का नाम लेते हैं तो हमारे मुंह पर क्या आता है? सैलरी, रेंट, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये सारे एक्सपेंस तो होते हैं, लेकिन कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होते हैं ये? क्योंकि ये आइटम की कॉस्ट को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे कभी भी देखो कैलकुलेशन नहीं करते हो कि अच्छा आपने आइटम जो है सेल किया है, मतलब मान लो आइटम परचेज किया, 100 रुपए का आइटम परचेज किया, ठीक, और मान लो इस आइटम को परचेज वगैरह, सेल वगैरह करने के लिए, या फिर कोई भी पर्सन आपने हायर रखा हुआ है जो बिलिंग वगैरह करता है, तो मान लो उसकी सैलरी आप देते हो 10,000 रुपए, तो आप ये नहीं बोलोगे कि आपका आइटम जो है वो इतने का हो गया, 10,100। आप अपने आइटम की कॉस्ट ये नहीं बोलते हो, इसको ये वाला सैलरी वाला एक्सपेंस आप दिखाते हो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर दिखाते हो, एक्सपेंस है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट का मतलब ये आपके आइटम की कॉस्ट को नहीं बढ़ा रहा, तो वो आपका क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। समझ आ रहा है? ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें? कितने लोगों को ये एंट्री नहीं समझ में आई बताइए। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हुए? जो मेरी आइटम की कॉस्ट को बढ़ा दें। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हुए? जो मेरी आइटम की कॉस्टिंग को ना बढ़ाएं, बट जो भी डेली ऑपरेशंस होता है उनमें यूज होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग चार्जेस, ठीक, लीगल चार्जेस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया आपने अपने एसेट पे, और जो भी ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं, टी एक्सपेंस, ये सब, मतलब आप ये मान के चल सकते हो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जितना भी एक्सपेंस होगा, आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो कोई भी आइटम तैयार होता है तो उसकी कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है, कि कितना रॉ मटेरियल लगा है, ठीक है, कितने वेजेस यानी कि कितने लेबर उस आइटम को लगाने में लगे हैं, तो उसको आई मीन उसका मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं, तो वो सब एड ऑन करके फिर आइटम की क्या कॉस्ट निकाली जाती है, कि कितना एक्चुअल में उसकी कॉस्ट आई है, तो वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और बाकी उसके अलावा जैसे सैलरी, रेंट, ये जनरली आप ये मान के चल सकते हो कि ऑफिसेज में
डायरेक्ट एक्सपेंस कम होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा होता है। ऑफिसेस की अगर हम बात करें, या आपका ट्रेडिंग का काम है, होलसेलर, रिटेलर, ठीक है, इन सब के डायरेक्ट एक्सपेंस कम होंगे। क्या होगा डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा से ज्यादा? परचेज प्राइस ऑफ गुड्स, या तो फ्रेट, अगर पैकिंग वैकिंग के दिए हैं तो पैकिंग वगैरह चार्जेस, ठीक। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा होते हैं, इनडायरेक्ट कम होते हैं, ठीक। ये चीज समझ आ रही है? यही सॉफ्टवेयर में करते हैं। ठीक, अब हम जब उसने हमें स्टेशनरी लाके दे दी तो हमने क्या किया, जनरल वर्कर में गए। किसी को कोई डाउट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में तो पूछ लो, क्योंकि अगर मैं ये डिटेल आपको कराऊंगी तो आप मुझे खुद बताओगे कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। फाइन, चलिए आगे हम लोग, एक लास्ट है बट नॉट लीस्ट, ये आपका इनकम वाला टॉपिक है, ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसका मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल और कैसे आपको एंट्रीज वगैरह पास करनी है वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, इनकम, जैसे आपका डायरेक्ट इनकम एक्सपेंस होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ऐसी इनकम भी दो तरीके से होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। होती क्या है ये? मतलब जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है, या जो भी जिस भी काम में आप एंगेज हो, अगर उस काम से आपको जो भी इनकम होती है तो वो आपकी डायरेक्ट है, और अगर किसी अदर सोर्स से आपको इनकम हो रही है तो वो आपकी इनडायरेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो लेट्स सपोज मैं किसी प्रोफेशन में एंगेज हूँ, लेट्स सपोज मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर मुझे जो भी फीस वगैरह मिल रही है वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। और अगर मान लो मैंने मेरा कोई घर का रूम है, मैंने रेंट पे दे रखा है, वहां से रेंट मिल रहा है, बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखी है, उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो सिंपल मतलब है कि जो भी आपका ट्रेड है या जिस भी काम में आप एंगेज हो, उस काम से जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो डायरेक्ट, और अदर सोर्स से मिल रहा है तो वो इनडायरेक्ट। ऐसी बिजनेस के लिए क्या होगी, जैसे मान लो मेरा काम है आइटम को सेल परचेज करना, तो जो भी सेल करने से जो भी मुझे इनकम हो रही है मेरी डायरेक्ट इनकम, यानी रेवेन्यू, प्रॉफिट, ठीक है, ये सारा मेरी डायरेक्ट इनकम है। बट अगर मान लो मैंने किसी से ऐसे टाइप कर लिया कि अच्छा इस कंपनी का आइटम मैं सेल करूंगी, तब आप मुझे कमीशन देना तो ही मैं सेल करूंगी, तो वो कमीशन मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, जो कमीशन मुझे मिल रहा है। मतलब मेरा काम नहीं है कि ऐसे ही कि किसी भी कंपनी का ऐसे आइटम सेल करना, वो जस्ट मैंने एक अब अदर सोर्स ऑफ इनकम वो किया है। ऐसे ही मान लो मैंने बैंक में पैसा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इनडायरेक्ट इनकम। अच्छा, डिस्काउंट मिल गया, इनडायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि मेरा काम नहीं है डिस्काउंट हमेशा रिसीव करना, ठीक है, वो क्या है कि अमाउंट था, पार्टी ने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर? तो जो भी आपका सोर्स से इनकम हो रही है, जैसे सैलरी, अगर मान लो कोई पर्सन है, एम्प्लॉय है, तो उससे जो भी सैलरी जो भी उसको मिलते है वो उसकी डायरेक्ट इनकम है। बट अगर अदर सोर्स से भी उसको इनकम हो रही है कि हाँ उसने फर्दर कहीं पर लेट सपोज कहीं पर कोचिंग दे रहे हैं या कुछ भी, तो वो उनकी इनडायरेक्ट इनकम हो जाती है। सेल्स, अब बिजनेसमैन हो आप, तो जो भी सेल्स का रेवेन्यू आ रहा है आपकी डायरेक्ट इनकम। अगर मान लो लेट सपोज मैंने जैसे अगर हम लोग बात करें तो आइटम्स जो होते हैं, लेट सपोज मेरे कार्टन बॉक्स में आते हैं, ठीक है, मैंने सोचा चलो सेल कर देती हूँ कार्टन बॉक्सेस, तो वहां से जो भी 1000 या 500 रुपए मिल गए, तो वो मेरी इनकम तो है, लेकिन इनडायरेक्ट इनकम है, मेरा काम नहीं है वो, मेरा बिजनेस कुछ और है, वो तो थे बॉक्स तो मैंने सेल कर दिए, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक में इंटरेस्ट मिल गया, रेंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, ओल्ड न्यूज़पेपर सेल कर दिया, तो ये सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। समझ आ रही है चीजें? ठीक है, तो जो 4 टर्म्स थी, एसेट्स, इनकम, लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस, ये हमने कवर कर ली हैं, ठीक। ये हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। एसेट्स फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक, लाइबिलिटीज भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक्सपेंसेस भी 2 टाइप के, इनकम भी 2 टाइप के। साथ आपको इसका क्या पता होना चाहिए, एग्जाम्पल जरूर पता होनी चाहिए, करंट एसेट्स का एग्जाम्पल, फिक्स्ड एसेट्स का एग्जांपल, करंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल, नॉन करंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल, एक्सपेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एग्जांपल्स। क्योंकि अगर आपको एग्जांपल पता है तो आप उनको इजीली क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको बता ही दिए।
हाँ, इसका जो है ये मैं आपको पीपीटी जो है वो मैं शेयर कर दूंगी आज। कल मैं शेयर करना भूल गई, आज मैं सभी को शेयर कर देती हूँ, ठीक है? सभी को मिल जाएगी, क्लास एंड टेस्ट से जो कनेक्टेड है मैं सर को शेयर कर दूंगी, ठीक है? और जो एमजीएम कंप्यूटर से कनेक्टेड है उनको भी, ठीक है? और जो माइंड रूट से कनेक्टेड है उन सबको मैं ये शेयर कर दूंगी। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। यहाँ जनरल वाउचर में कैश, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, कैश का लेजर ले ही नहीं रहा। तो ये चीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, इसमें देखो कुछ चीजें आपकी रह गई हैं, जैसे कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको मैं आपको अभी क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, तो लास्ट में ब्रीफ में देख लेंगे एक, तो इसलिए हम लोग इसे लास्ट में करेंगे। नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब यहाँ पे कैश तो का एक बार लेजर आप लोग ना इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, प्रैक्टिस करने वाला नहीं है, जस्ट एक बार अपने माइंड में रखना। कल हम लोग एक बार पहले इसका आप लोग उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना। कंट्रोल रूम में गए और वहाँ क्या सर्च कराया, जनरल, तो लिखा हुआ है कैश एंड बैंक अलाउड इन जनरल वाउचर, कैश एंड बैंक अलाउड इन जनरल वाउचर। अगर इस ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे तो जनरल वाउचर में